Hi everybody, my name is Ria Rustagi and I'm the COO and co-founder of a startup called Newfini across India and Germany. Today, I will not give the introduction to my product or my company because this is a very special moment for me that I have the two most courageous people I could have ever got on my platform. It's Madhuji and Bimlaji. So, everybody who is watching us from outside Europe, who is not aware about the Hindi language, today's live will be conducted in Hindi because our guests are very special. तो मधु जी और बिमला जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे कि आपने बिमला जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शायद। या जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू फर्स्टली सो मच कि आपने अग्री करा आने के लिए। थैंक यू रिया जी। तो हमें बोलने का आज मौका भी मिलेगा। डेफिनेटली मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि मधु जी पे एक एसिड अटैक हुआ था 1997 में एंड बिमला जी पे एक एसिड अटैक हुआ था 2010 में। आई एम राइट? तो इन दोनों की जर्नीज बहुत अमेजिंग है। मैं बिल्कुल भी एक सेकेंड नहीं लूँगी और इनको इनकी जर्नी इनके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। तो मधु जी, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ हमें बताना चाहेंगी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly? मैम जो रिया जी, सारे ये अटैक से पहले की बताओ या अटैक के बाद की जर्नी बताओ? सो आप चालू करिए, पूरे अटैक से पहले का भी बताइए कि व्हाट लेट, मतलब क्या रीज़न था अटैक का, जो भी आपकी जर्नी है आप शेयर करिए प्लीज़। मेरे घर में सिर्फ मम्मी थी, पापा नहीं थे, पापा एक्सपायर हो गए थे। और मेरा एक छोटा भाई है। और घर का जो भी खर्चा था, काम था, वो मैं ही देखा करती थी। और जो भी अर्निंग मैं ही करती थी, क्योंकि घर में मैं ही बड़ी थी। घर की देखभाल करना, खर्चा करना, जो भी था सब मैं ही करती थी। और अपने इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी। तो उस वक्त मेरी उम्र थी 16 से 50 की, ज्यादा नहीं थी। और मेरे पे घर का बोझ ज्यादा था, तो इस वजह से मैं पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं कर पाई। ये मैंने किया तो सही भी है, लेकिन उतना अच्छी तरह से नहीं जितनी अच्छी तरह से करना चाहिए। और उसी पीरियड में उससे पहले कोई एक लड़का था, तो पीछा किया करता था, परेशान किया करता था। उसे पता था कि मेरे घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर वो मेरे साथ कुछ भी गलत करेगा तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है मेरी तरफ से। तो वो बहुत परेशान किया करता था, काफी दिनों से आगे पीछे भी जाया करता था। और मैंने इग्नोर कर देती थी। मैं सोचती थी मैंने ये अभी मैं बोलूंगी तो 4 लोग मुझसे ही बोलेंगे कि तुम्हारी कोई गलती होगी। तो इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं इग्नोर करती थी। लेकिन इसी चीज का उसने फायदा उठाया। एक दिन मैं इंटर कर लिया था मैंने, तो मैं आगरा कॉलेज जाती गई थी अपने एडमिशन के लिए। तो उस वक्त दोपहर की टाइम थी और टिकट एक धूप हो रही थी, गर्मी काफी थी। और मैं उधर से आ रही थी, आते ही उसने देखा कि मैं अकेली आ रही हूँ। मैं समझी ये रोज की तरह जैसे परेशान किया करता है, कुछ ना कुछ कमेंट करता रहता है, ऐसी कसेगा या ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता थी कि उसके हाथ में कुछ और भी है। तो मैं तो एसिड के बारे में तब जानती भी नहीं थी कि एसिड क्या चीज होती है। तो मैं आ रही थी रास्ते में, उसने देखा, रोड था चलता हुआ। तो आते ही उसने ना पूछा ना कुछ करा, आते ही एकदम एसिड डाल के और भाग गया। तो मैं चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आया मेरे। लेकिन जब उस और आसपास में भी कोई ज्यादा दुकानें नहीं थी,
क्योंकि पब्लिक इकट्ठी हो जाए, लेकिन वो रोड चलता हुआ रूट था, तो आए होंगे एक आध लोग, लेकिन मैं उस वक्त चीखी चिल्लाई, लेकिन मैं बेहोश हो गई, मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। जब मुझे होश आया तो मुझे अपने आप को मैंने हॉस्पिटल में देखा। यहाँ एक मेडिकल है, सरोजनी नायडू हॉस्पिटल, तो उसमें मैंने अपने आप को देखा। तो उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा इतना फेस खराब हो गया है, और मेरा फेस जैसे ऐसा, जैसे कोई कपड़ा नहीं होता है पिघल पिघल के नीचे गिरता है, इस तरीके से मैं मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। तो जब मैं इतनी जोर की जलन हुई और जलन मस्ती थी कि जब मैं रोती थी तो एकदम सब लोग कहते अरे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, एकदम मैं अपने आप को, मैं सोचती थी कि अब क्या, मैं अपने आप को कमजोर समझने लगी थी एकदम। मैंने अपने आप को शीशे में देखने जाती थी तो मुझे कोई देखने भी नहीं देता था उस वक्त, क्योंकि मेरी मम्मी थी, मम्मी ने बोला, मैंने कहा अगर उसने डाला है, जब मुझे आसपास से तो पता चल ही जाता है कि किसने क्या किया। लेकिन मेरी मम्मी एफआईआर दर्ज करने जा रही थी, तो उन्हें धमका दिया गया कि अगर आप लोगों ने किसी ने भी एफआईआर दर्ज करी तो आपके छोटे बेटे को जान से मार देंगे। लेकिन मेरी मम्मी एफआईआर दर्ज करने नहीं गई। तो उस वक्त कोई घर में सपोर्ट करने वाला नहीं था, ना मुझे कहीं से सपोर्ट मिला। तो मेरी मम्मी के पास जो भी था, मेरे पापा का एलआईसी बीमा मिला था, वो यानी कि जो भी था उनके पास सब कुछ मेरे ऊपर खर्च कर दिया। और जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो उस वक्त से मेरी एकदम पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं सोचने लगी कि अब मेरे हाथ कौन थामेगा, जिससे मेरी सगाई हुई है, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, और सब लोग मेरा साथ कोई छोड़ ना दे। तो ऐसा समाज ने तो साथ छोड़ दिया, लेकिन जिससे मंगनी हुई थी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। समाज तो हर वक्त कभी कुछ कहते ही रहता था। जैसे मेरी मम्मी को पूछते थे किसने डाला इस आपकी लड़की के ऊपर, तो वो मेरी मम्मी कभी कुछ कहती थी कभी कुछ कहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने एग्जैक्टली किसी को सही कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब भी गलती होती है तो लड़कियों की ही बताई जाती है। अरे लड़की की गलती हुई होगी तभी तो इसके ऊपर ऐसा करा, अरे इसने कुछ बोला होगा तभी तो इसके ऊपर ऐसा हुआ। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि लड़की की गलती नहीं हो सकती, लड़का भी गलत हो सकता है। तो वो मेरे ऊपर ऐसे, मधु तो जी मुझे आप कोई सपोर्ट नहीं करा। और आप जब ठीक है? मैं मुझे तो उस वक्त की बात को अभी भी ऐसा लगता है, मेरी रूह कांप जाती है उस वक्त की बात को सोच सोच कर कि कोई, अब तो मेरे हालत में काफी सुधार हुआ है, लेकिन उस वक्त की बातें सोच सोच के अभी भी मुझे रोना आता है कि बस उस वक्त का भगवान किसी को दिन ना दिखाए ऐसे जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे। जब मैं किसी लड़की को भी देखती हूँ ना, किसी का भी अटैक सुनती हूँ, तो जब मुझे एकदम अपने कुछ पिछली जिंदगी याद आ जाती है, काश मेरे ऊपर अगर अटैक नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर मधु जी प्लीज़ अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जब मेरी जिससे मंगनी हुई थी, लेकिन हाथ उसने मेरा आप कभी नहीं अभी छोड़ा। भी आपके साथ और हैं? जी, अभी मेरे साथ है, कितने साल हो गए मेरा शादी साथ नहीं को? छोड़ा। आपके बच्चे भी हैं ना, 3? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे। और मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया और समाज तो बिल्कुल ही साथ छोड़ गया था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि कहीं जे हमसे ही पैसा ना मांग रहे थे।
कहीं हमारी हमें मदद करनी ना पड़े, तो सारे ही साथ छोड़ रहे थे हमारे उस वक्त तो। लेकिन जो जिससे मंगनी हुई थी उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और उन जहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी ये कहते थे, अरे उससे शादी मत कर, अरे उसकी तो ऐसी शक्ल है, ऐसी शक्ल है, इतनी सी है, ये है, मत करे, हम तेरे लिए और अच्छी सी लड़की देख देंगे। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, तो अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा कभी। उनका नाम क्या अगर है? शादी, अनिल, अगर उन्होंने बोला अगर शादी के बाद ऐसा होता तो मैं घर से बाहर थोड़ी ना निकाल देता। लेकिन अब मैं अपने आप को बहुत ये सोचती थी कि मेरे जैसा बदनसीब कोई नहीं है। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने बोला ना ये वाली बात, तब मुझे तसल्ली मिली कि हाँ भाई चलो, मेरा फेस खराब हुआ तो कम से कम एक तरफ मेरी जिंदगी तो संभल रही है। मैंने उस वक्त उन्होंने मुझे हौसला दिया कि नहीं, तुम बदसूरत नहीं, तुम खूबसूरत हो। तो उनके घर वालों की कभी मर्जी नहीं रही, वो कभी मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने अभी तक नहीं करते कोई घर वाले सपोर्ट। अच्छा। और का फिर उसके बाद उनसे दुकान, जब मेरी शादी हो गई 3-4 साल बाद, तो उनसे दुकान वगैरह सारी छीन ली गई कि अगर तुमने इस इस पे लड़की से शादी। शादी करी है तो आपको दुकान वगैरह, यानी कि उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। तो ऐसे ही हम लोग, वो कभी कुछ करते कभी कुछ करते, कभी उन्होंने यहाँ तक कि रिक्शा तक भी चलाया। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन रिक्शा तक भी चलाया। क्यों? लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज आप आगरा रहते रिक्शा हैं? तक, हाँ जी, मैं आगरा रहती हूँ। और उन्होंने रिक्शा तक चलाया, लेकिन कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज फेस मेरा इतना खराब है। लेकिन मुझे भी लगता था कि मुझे कुछ जॉब करनी चाहिए, मैंने बीए कर रखा है, मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे इनका हाथ बटाना चाहिए घर के अंदर। मैं जाती थी इंटरव्यू के लिए तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलता था। बहुत से कहते थे कि आप कल आ जाना, या इंटरव्यू हम आपको कॉल कर देंगे, आप जब आना। लेकिन कोई सीधे मुंह बोलते ही नहीं था। एक बार मैं गई तो कहने लगे कि अगर आपका फेस काला भी होता ना, आप काली भी होती तो आपको जॉब दे देते, लेकिन आपका फेस बहुत ज्यादा खराब है इसलिए आपको जॉब नहीं दे सकते। तो उस वक्त तो मुझे इतना बुरा झटका लगा कि इससे तो बढ़िया है कि मैं मर जाऊं, मौत आ जाए मुझे। कई बार तो मैंने खुदकुशी करने की भी सोची। लेकिन मेरे जब 2 बच्चे थे उस वक्त, एक बेटी एक बेटा, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरफ देख के मैंने ऐसा कदम कभी नहीं उठाया। और दूसरे हस्बैंड भी कहते अरे कोई बात नहीं है, वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। तभी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तभी मैंने जॉब के लिए ट्राई करती रहती थी। एक बार मैंने गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब की, तो उस जॉब में मुझे वहां पर जो लेडीज होती थी तो घृणा सी करती थी, अपने पास तक नहीं बैठने मुझे देती थी। कहती थी और बुरी इसकी शक्ल देखे कैसी है, ये ऐसी है वैसी है। तो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। तो मुझे 1 महीने मैंने करीब जॉब करी वो गारमेंट्स की फैक्ट्री में, वो भी मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो मार्केटिंग होती है, फाइल बेचना हम्म। और ईयरिंग वगैरह, यानी कि जो मार्केटिंग करती है, वो मैंने मार्केटिंग की। तो मैं गेट पे डोर टू डोर जाती थी, तो वहां पर कोई गेट तक नहीं खोलता था मेरे लिए। एक आध खोल दिया तो खोल दिया, नहीं तो नहीं खोलते थे, कोई सामान भी नहीं लेते, तो वो उसमें भी मैंने छोड़ दी वो। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसके बाद मैंने अपनी मसाले की फैक्ट्री में करी। मसाले की फैक्ट्री में सिल्वा मसाले होते हैं उस वाली में, तो उसमें मैंने जाती थी, सवेरे से जाती थी। और एक जैसे लेबर काम करती है ना, उसी तरीके से मैं काम करती थी। और हमारे ये नहीं गौर देते थे कि मिर्च अगर आंख में चली गई है तो इसका ध्यान रखा जाए, नहीं। एक बार तो मेरी आंख में मिर्च चली गई और किसी ने गौर भी नहीं दी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके आंख में मिर्च गई है तो इसको आराम के लिए छोड़ दे, नहीं, काम करो बस। तो वो भी मुझे बहुत रोना आता था उस वाली जॉब नौकरी को देख के, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दी, वो मैंने नहीं की। कभी कुछ करना, यानी कि मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, कहीं ना कभी मैं जॉब देखती रहती थी। एक दिन मैं
मुझे पता चला कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर है उन्हें कंपनसेशन मिल गया है। तो मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट करा, तो जो साइन वगैरह होते हैं वो मैं कराने गई, तो मुझे एक कल्याणी मिश्रा मैम थी, मुझे उन्होंने सीरोज हैंगआउट का पता बताया। तो आप, उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाइए, आपको नौकरी दे देगी। मैंने, मैम मुझे कौन नौकरी देगा, मेरी तो शक्ल ही बेकार है, सब लोग कहते हैं आप सुंदर नहीं। वो बोली कि नहीं, आप तो बेटा बहुत सुंदर हो, नहीं आपको जॉब मिल जाएगी, आप जाके तो देखो। मैं जब सीरोज आई 2016 में, तब मैं, मुझे यहाँ पर जॉब मिली, आते ही उसी दिन जॉब मिली। मैंने वहां आते ही मैंने रूपा को देखा, ऋतु को देखा और नीतू को देखा। तब मुझे देख के एहसास हुआ कि जब मैं, ये लोग अपनी जिंदगी इतनी अच्छी तरह से जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकती। तो जितनी हिम्मत पहले थी तो थी, लेकिन उन लोगों को देख के मेरे अंदर और ज्यादा हिम्मत आई, और मुझे लगा कि मेरा तो फेस इतना खराब भी नहीं है, इन लोगों का देखो, इन लोगों का इतना फेस खराब है, तब भी इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है लड़कियां। तो मेरे को और ज्यादा हिम्मत मिली। लेकिन मैं जिस दिन, उस दिन से सीरोज में आई, उसके बाद मेरी लाइफ एकदम और ज्यादा चेंज हो गई। और मैं अब ये सोचती हूँ, अगर मेरी सीरोज नहीं आती तो मैं तो मेरा इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, और ना मेरा कोई वजूद रहता। मुझे यहाँ आके एक पहचान मिली है, और अपना, मुझे ये लगता है अगर जो नॉर्मल लड़की एक अपनी जिंदगी एक ही घर में बिता देती है, बस ससुराल और अपना पियर उसमें ही बिता देती है। लेकिन हमें देखो कि हमारा एक नाम है, हमें यहाँ कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि हमारी कोई पहचान नहीं थी, आज हमारी पहचान विदेशों तक है। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। एक मेरी, मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरी एक बड़ी बहन भी थी, तो वो इतनी सुंदर होते हुए भी, तो उन्होंने इतना दुख उठाया कि उन्होंने जो पहली ससुराल थी उन्होंने भी निकाल अपने घर से। फिर उसके बाद उसकी दूसरी शादी करी, कम से कम 4-5 साल घर उसके बाद उनकी दूसरी शादी कर दी गई। उनकी दूसरी शादी में भी उनके जो थे हस्बैंड, उन्होंने भी उनके साथ बहुत बुरा सलूक करा, इतनी सुंदर होने के बाद भी। लेकिन मैं इस बात की मुझे तसल्ली होती है, जब इतनी सुंदर लड़कियां, उनका कहीं ठिकाना नहीं होता है, कम से कम मेरा एक ठिकाना तो है। मुझे बस इतनी ज्यादा अच्छा लगता है कि आजकल जितनी सुंदर लड़कियों को इतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है, जो हमें आज पोस्ट मिली हुई है, इतना अच्छा नाम मिला है, इतनी अच्छी हम तरक्की पा रहे हैं, और यहाँ तक कि अपना पैरों पे खड़े हैं, किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाना पड़ता। पहले तो मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ पर भी पता, छत तो है, लेकिन छत के ऊपर ये नहीं पता कि जब बरसात होती है ना, डर लगता था कहीं बरसात ना हो जाए, नीचे नीचे भी पानी, ऊपर भी से भी पानी। उस वक्त उस घर में रहना मुझे इतना डर लगता था, बस बरसात ना हो, सब कुछ हो लेकिन बरसात ना हो। लेकिन आज का दिन ऐसा अच्छा लगता है कि आज कम से कम हम अच्छे कमरे में रह रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे हालात है हमारे, और आज मेरे बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। आज मेरी बेटी है, वो भी इंटर कर रही है, जाकि जब वो पढ़ भी नहीं पाती थी, और कभी उसके लिए फीस भी नहीं होती थी मेरे बच्चों के लिए। मेरा आज सबसे छोटा बेटा है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में रहता है। वो भी इसी, अगर मुझे इस सीरोज में नहीं आती तो मुझे हॉस्टल का पता कहाँ से मिलता। मैं तो अपने घर में ही रहती ना, मुझे पता भी नहीं चलता कोई हॉस्टल भी है जहाँ पर फ्री में बच्चे पढ़ सकते हैं, अपनी अच्छी कैरियर, अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो आज मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ सीरोज में आके एक पहचान मिली, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और मुझे इतना हौसला मिला। और मुझे बस, और पहले तो मैं जीन्स भी नहीं पहन पाती थी, मुझे शर्म लगती थी, कहीं आती जाती थी तो मुझे सब लोग बोलते थे, कोई बोल मुंह पर नहीं बोलता था, कोई पीछे बोलते थे, ये बोलते थे कि आगे से देखो कितनी बुझली सी लग रही है, पीछे से देखो कितनी स्मार्ट लगती है। तभी एकदम झटका सा लगता था, लेकिन अब नहीं, अब तो मैं जीन्स भी पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ, खूब तड़पके से निकलती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पहले से जिंदगी और अच्छी हो गई है, और अब मुझे अच्छा। ये नहीं लगता मैं बस सूरत हूँ, मैं मैं सोचती हूँ मैं अब बहुत सुंदर हूँ।
जितनी सुंदरता मायने नहीं रखती है, मैं तो ये मानती हूँ कि चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती है, दिल सुंदर होना चाहिए। जब बस। दिल सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है, जब दिल ही सुंदर नहीं है तो कुछ भी सुंदर नहीं है। दिल सुंदर होना चाहिए बस। थैंक यू मधु जी, आपने इतनी, मैं, मेरे पास ना शब्द नहीं है बताने के लिए कि आज आपसे मिलके मधु जी से, मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आपने जो शब्द बोले हैं ना कि सुंदरता मायने नहीं रखती, और जो सोसाइटी ने, संसार ने, मतलब लोगों ने आपके साथ करा, वो आपकी बहन के साथ जैसे आपने बताया, सबके साथ सोसाइटी जो होती है वो सबके साथ इसी तरीके से व्यवहार करती है। वो किसी की नहीं है, जो है वो अपने ही है। तो उसमें किसी का सुंदर ना सुंदर, सुंदर क्या होता है, सबके लिए मायने अलग हैं। आपके पति से पूछो तो आपसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे पूछो तो आपसे सुंदर कोई नहीं है। तो सुंदरता की इस मामले में कोई कोई मायने नहीं होते। सबको कंपेयर करते हैं, कोई काली है, कोई गोरी है, कोई पतली है, कोई मोटी है, तेरे में ये कमी है। कमियां सब वही में है। सिर्फ वही तो। आपकी इतनी हिम्मत, आज के टाइम में अगर हर औरत इतनी हिम्मत दिखा दे, इरिस्पेक्टिव वो क्या है, कैसी दिखती है, तो इंडिया का कितना भला होगा। इंडिया का क्या, पूरे दुनिया का कितना भला होगा अगर हर इंसान इतनी हिम्मत दिखाना चालू कर दे, अपने लिए खड़े हो जाए। उम्र का कोई वो नहीं, कपड़े, रंग, किसी का कुछ वो नहीं, वो करना है जो सही है और जो मुझे पसंद है। मैं तो शुक्रिया तो उसका करती हूँ जिसने मेरे ऊपर एसिड डाला। अगर वो एसिड नहीं डालता तो आज मेरा नाम नहीं होता, आज मैं आज इस जगह पोजीशन पे नहीं होती। नहीं नहीं, ये पहले मुझे आपकी, गुस्सा आता था। ये आपकी मेहनत और ये आपकी हिम्मत है। उसमें जिसने एसिड डाला उसका तो कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आपकी लगन है। मुझे तो पहले गुस्सा आता था कि अरे उसने मेरे साथ में ऐसा करा, उसे अब की मिल जाए तो उसके जान से मार दूं। लेकिन अब उसे मैं दिखाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे मिले, लेकिन मिलता ही नहीं है। अगर मिलेगा तो उसे दिखाऊंगी, देख तूने तो मुझे इस तरीके से तू कर दिया मुझे कि अब नुकसान सोचता था पहुंचाना कि चाह मैं रहा था। समाज में शक्ल ही ना दिखा पाऊँ, मैं अपनी कभी लाइफ में आगे ना बढ़ पाऊँ। लेकिन उसे ये दिखाना चाहती हूँ, देख मैं कितनी आगे बढ़ चुकी हूँ, क्या ये इंसान, देख। इंसान को शक्ल दिखाने वाली बात तो बहुत दूर की, मैं तो दुनिया के कोनों तक पहुंच गई हूँ। वही तो। थैंक यू सो मच मधु जी, आपने अपनी जर्नी शेयर करी। अभी हम बिमला जी के बारे में पूछते हैं और फिर हम फिर से नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। हाय बिमला जी, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे पीछे वाले पार्ट से? हेलो, गुड इवनिंग सबको। मैं करती हूँ, पर मैं अच्छा। शुरू से दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा। एक्चुअली मेरे ऊपर अटैक 2010 में हुआ था। मैं पहले ब्यूटिशियन थी। मैंने 9 साल ब्यूटिशियन की जॉब करी है। फिर उसके बाद मैं जैसे अक्टूबर में मैं 2009 अक्टूबर में मैं याकुल्ट के अंदर मैंने जॉब करी, 4 महीना मैंने जॉब करी है। तो मैं ऑफिस से घर आ रही थी, ये घर दिल्ली आते की समय बात है? जैसे होली से 2 दिन पहले की बात है। उस समय होली 1 मार्च की थी। हम्म। तो ये 27 मार्च की बात है। 27 मार्च की बात है। तो मैं ऑफिस से आ रही थी, तो मैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूर थी, रिक्शे में बैठी हूँ। बस से उतर के रिक्शे में बैठी हूँ, तो मेरे पे 2 लड़के आए, उन्हें ऐसे डाल दिया। मैंने सोचा किसी ने कलर मिक्स मेरी आदत थी ना, मेरी या मेरे हस्बैंड की आदत थी कि हम अगर घर से निकल रहे, हम एक दूसरे को फोन करेंगे, तो मेरा फोन पिक नहीं करते थे। हम्म। मैंने मिस कॉल मारी, मुझे तुरंत फोन कर। हम्म। तो इसी बीच मेरा मिस कॉल मारना, और इसी बीच 1 मिनट की देरी में उन लड़कों ने मेरे पे कुछ डाल दिया, कलर मिक्स करके, सी ग्रीन कलर मिक्स कर रखा था उसमें, पता नहीं क्या एसिड डाला था। तो इतने में उनका फोन आया, उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं, किसी ने ना मेरे पे कुछ डाल दिया, मुझे ना बहुत इचिंग हो रही है। तो कह रहे क्या। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, और ना मुझे फिर जलन से होने लगी। मैं रिक्शे से कूद के नीचे रोड पे आ, किनारे पे, मतलब कि यू टर्न था, मैं वहां पे आ गई, खड़ी हुई। तो मैं मतलब लोगों से रिक्वेस्ट करती रही कि मेरे को ना हेल्प कर दो, इतनी कि मेरे को हॉस्पिटल तक छोड़ दो बस। तो किसी ने मतलब कि आजकल का टाइम ऐसा, कोई किसी की मतलब कि बीच में पड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मैंने खुद उनको, मैंने कहा मुझे होश है, मैं आपको, आप नहीं फंसोगे, आप सिर्फ मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो।
छोड़ सके, किसी ने नहीं करी। मैं मतलब कि मेरा सिल्क का सूट था, आप सोच सकते हो कि सिल्क का सूट कैसा होगा। और मतलब कि मैं मतलब कि तड़प रही हूँ सड़क पे, और मैंने इतना, मेरा माइंड ने काम किया कि मैं सीधी ना खड़ी होगी, मैं टेढ़ी खड़ी हूँ कि मेरे मतलब कि पूरी हम्म, बॉडी ना खराब होए। एक साइड मैंने, एक साइड सारा हाथ के कि वो मेरे नीचे मतलब कि छत ये जाए, पार्ट, इतना पार्ट डैमेज है। अगर मैं शायद सीधी रहती तो पूरा नीचे पूरे एक तक साइड मेरा जाता। चला जाता। तो मैं ऐसे टेढ़ी खड़ी हुई, तो इतने में एक कर्नल कहीं जा रहे थे। कर्नल अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे। वो बेस हॉस्पिटल में आइस के डॉक्टर थे। इतना मैंने सुना है उनकी बातों को, मैं देख तो पानी नहीं थी क्योंकि आइस पे गिरा, मैंने आइस क्रॉस कर ली। तो वो आए, उन्होंने पूछा और किसी से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, अपनी गाड़ी में बैठाया। तो हमारे नजदीक एक बोर्ड हॉस्पिटल, उस समय तो छोटा था पर अब तो अच्छा हो गया है, तो वो वहां ले गए मुझे। उन्होंने वहां जाके सबसे रिक्वेस्ट करी, आप पानी दे दो, इनके ऊपर पानी डाल दो तो ये बह जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ। वहां किसी ने, जो वहां पे कर्मचारी थे, उनसे वो बोलते रह गए कि आप मेरे रिस्क पे दे दो, मैं करूंगा, मैं जो होगी मेरे पे बात आएगी। तो उन्होंने, किसी ने पानी नहीं दिया। उन्होंने फिर उन्होंने मुझे वहां से एम्बुलेंस कराई है। एम्बुलेंस कराई थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए हॉस्पिटल। वो आ गए तो उन्होंने एम्बुलेंस करा के मुझे दीनदयाल हॉस्पिटल में रेफर कराया। हमारे दिल्ली में है दीनदयाल हॉस्पिटल, हम्म, वहां रेफर कराया। वहां जाने के बाद मुझे फिर मेरी ड्रेसिंग करी है उन्होंने। ड्रेसिंग करने के बाद फिर मुझे होश नहीं है। फिर मुझे इतना ध्यान है कि मेरे को उन्होंने RML, आर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, वो भी दिल्ली में ही है, वहां रेफर कर राम मनोहर लोहिया, वहां हॉस्पिटल में रेफर करने के बाद उन्होंने 18 दिन मेरी ड्रेसिंग करी। ड्रेसिंग करी है, सिर्फ ड्रेसिंग करी है और कुछ नहीं, क्योंकि स्किन से पार्ट लेते थे, लगाते थे, वो सक्सेस नहीं होता था। आप 9 महीने के एक बच्चे का हाथ देखा है ना, उतना मेरा हाथ हो गया था। हाँ, मैं 26-27 साल की लड़ी, और उतना मेरा हाथ रह गया। तो मैंने, मेरा हाथ बिल्कुल ही गलत, मतलब हड्डियां दिखने लग गई थी हाथ, इतना बुरा हाल हो गया था। स्किन ड्राफ्टिंग होती, सब बेकार। तो इस बीच ना मेरी फैमिली का बहुत अच्छा रोल रहा है। मतलब कि उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है। एक्चुअली हमारी लव मैरिज हुई है, तो मतलब माइंड में मेरे कई बार ऐसा रहता था कि अब मुझे हस्बैंड छोड़ देंगे, मेरी फैमिली मुझे नहीं देखेगी। मेरी मतलब मेरे पेरेंट्स था, उनके भी माइंड में रहता था कि अब बेटी के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि हमने उनकी अंगेज शादी की। हम्म, पर फिर भी मुझे मेरे ससुराल में, मतलब हम रहते थे, वहाँ फैमिली के बीच में रहते, तो मतलब कि माइंड में रहता था अब इसको छोड़ देंगे। हम्म, पर फिर जब 18 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, तो मेरी फैमिली उस समय, पता है, अच्छे बुरे का ना, बुरे अपने पता लगता है कि इंसान कितना हमारा साथ दे सकता है। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत, मेरी मदर इन लॉ 60 अबव है, उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी है। मतलब कि वो मेरे साथ सारा दिन हॉस्पिटल में रहा करती थी। उन्होंने मतलब कि मुझे उन्होंने ही देखा है। तो और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड है, उन्होंने मेरे को शुरू से उनका सहारा रहा है। तो हम्म, वो आती थी, मतलब कि उन्होंने आना है, करना है, सब उन्होंने ही किया है मेरा। और मेरी सिस्टर इन लॉ, मैं वॉशरूम जाती थी ना, तो मेरे सब शीशों में, वॉशरूम में, मतलब हॉस्पिटल में सब ढक के आती थी पहले। कहती फिर तेरे को ले जाऊंगी, फिर ले जाती थी। मतलब कि मैंने 2 साल बाद अपनी शक्ल देखी, मुझे शक्ल नहीं देखने दी। फिर मैं 18 दिन बाद घर आई हूँ। मेरा 2 साल का बेटा भी था उस समय जब मेरे पर ये अटैक हुआ था। 2 साल 2 महीने का, क्योंकि दिसंबर में उसे 2 साल पूरे हो गए, फरवरी में मेरे पर अटैक हो गया। तो फिर मेरे, पहले तो मेरे बेटे ने मुझे नहीं, मतलब कि कहता नहीं मेरी मम्मा नहीं है, पापा मम्मी को लेके आओ, मम्मी है कहाँ करके। तो फिर उसको, पहले तो उसको हमने मतलब कि समझाया खूब अच्छे से कि नहीं बेटा, ऐसा ऐसा हुआ है, मम्मा ऑफिस जा रही थी, ऑटो वाले के ऑटो गिर गया है। अब 2 साल के बच्चे को हम क्या समझा सकते हैं? बहुत मुश्किल से हमने उसका माइंड सेट किया कि नहीं, मम्मा के साथ एक्सीडेंट, मम्मा ऑटो से गिर गई है। और उसके दिमाग में इतना असर हुआ ना, वो आप विश्वास नहीं करोगे। जैसे मेरी मदर इन लॉ कभी मुझे हॉस्पिटल में रहती थी तो आती थी ना देखने, वो हम्म, अगर ऑटो में उसको ला रही है तो वो नहीं बैठता था कि दादी आप ऑटो में नहीं जाना, क्योंकि जैसे मम्मी गिरी ऐसे हम भी गिर जाए। काफी टाइम तक वो भी डिस्टर्ब रहा। और मुझे मतलब कि हम, मतलब जब अटैक होता है ना, हम लोगों को ना, मतलब माइंड इतना, मतलब मेंटली डिस्टर्ब इतने हो जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि क्या होगा, क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा था यार ये। दुनिया में इतने लोग हैं, मेरे
महीने मैं उठ ही नहीं पाती थी, सब कुछ मैंने बेड पे ही करना है। तो इस बीच मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत, मतलब कि मुझे बहुत करा है कि बड़ा मुश्किल होता है एक लेडी को मेरा सेकंड फ्लोर पे कमरा था, तो मुझे ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे लाना है, हॉस्पिटल हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना है। फिर ड्राफ्टिंग हुई है तो हम चल नहीं पाते, क्योंकि पैर में स्किन ली है तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तो इतना मतलब कि परेशान, ऑफिस भी जाना है उन्होंने, घर में भी करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया मदर इन लॉ नहीं, अगर वो मुझे एक रोटी बना के दे देती है ना, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। सब तो हस्बैंड सब कुछ करते थे। फिर उसके बीच मेरा बेटा भी है। फिर मैंने हस्बैंड से बोल दिया कि मैं ना अब नहीं जीना चाहती, क्योंकि मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने गुस्से में, प्यार में, हर तरह से मुझे समझाया कि नहीं, आपको करना है, आपको अपने लिए जीना है, इसके लिए, बच्चे के लिए जीना है, किसी के लिए ना, बच्चे के लिए आपको रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मुझे डांटते भी थे, मम्मी भी डांटती थी कि बेटा कर, तू क्यों घबराती है, तू, अब तेरे साथ हम है ना। और उसको डरना चाहिए जिसने ये ऐसा किया है, तू क्यों करती है ऐसे। मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी, किसी की, मैं अपने ही कमरे में अकेली बैठी हूँ, कोई आया है, मैं बाहर ही नहीं निकलती। और मेरा बेटा और मैं, हम एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, मतलब किसी से मतलब ही नहीं है मुझे। मैंने, और जाना भी है तो मुंह ढक लेना है और फिर बैठ जाना है। कभी मम्मी गुस्सा करती थी, नहीं बाहर हवा खा, और अंदर बैठी बैठी, तो मैंने मुंह ढक के ऐसे बैठ जाना है, मैंने हिलना नहीं है वहां से। फिर गुस्सा, फिर मैंने, मतलब मैंने अपने दिल को समझाया, मैंने कहा ये हादसा था, ये मैं हादसा समझ के मुझे भूलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। फिर मैंने धीरे 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 मैंने सर्जरीज कराई, सर्जरी सक्सेस नहीं होती थी। फिर मैं परेशान, मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं ना हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, सब करना मैं हॉस्पिटल में, घर में ही करूंगी इलाज, तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। फिर ना किसी ने हमें बताया कि मुजफ्फरनगर में कोई वैद बैठते हैं, हम्म, तो वो क्या करते हैं, दवाई खुद बनाते हैं और ड्रेसिंग करके आपकी पट्टी भिगा के। तो किसी ने, मुजफ्फरनगर दूर था, अब हम अगर एक वैन करते हैं तो हमें एक चक्कर का 5,000 रुपये हमारा आने जाने लगता है, सुबह से शाम हो जाती है हमें आने। फिर हालांकि दवाई वहाँ महंगी नहीं है, पर हमारा आने जाने में बहुत लग जाता था। तो मैंने बोला नहीं, आप मुझे वहां दिखाओ, तो एक रिस्क था हमारे लिए, हम्म, क्योंकि अगर हम वहां जा रहे हैं तो डॉक्टर हमें आके हाथ नहीं लगाएगा। हम्म, डॉक्टर तो, मतलब फैमिली ने तो गुस्सा करा मुझे कि नहीं, तू डॉक्टर से इलाज कर, पता नहीं कैसा है क्या है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं तो अगर आप चाहते हो मैं बच जाऊं तो आप एक बार मेरे कहने पे वहां ले चलो, हम्म, फिर देखा जाएगा जो होगा। फिर बड़ी मुश्किल से मम्मी को समझाया, फिर हस्बैंड तो मान ही गए थे, अब वो तो मेरा दुख देख रहे थे ना, दिन रात में तड़प रही हूँ दर्द में। तो उन्होंने बोला ठीक है आप चलो। तो उन्होंने, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम भेजा, तो उन्होंने दिखाया, तब तक मेरी आंख डैमेज हो गई थी जब मैं वहां गई। तो उन्होंने बोला ये सही हो जाएगी, इसका अगर आप पहले लाते, ना आँख खराब होती, ना कान खराब होता, और ये जो जो मेरे हाथ जॉइंट हो गए ना, ऐसे मुड़ गए, काम नहीं करता है, ये चीज कुछ नहीं होता। तो उसने मेरी जो ड्रेसिंग करी है ना, तो मैं हर दूसरे दिन, जैसे आज गई हूँ फिर मैं परसों जाऊंगी, मुझे ड्रेसिंग करानी होती थी। कम से कम मैंने 9 महीने तो ऐसे में गई हूँ, एक दिन छोड़ के ड्रेसिंग करने के। फिर थोड़ा थोड़ा हील होने लग गया, जैसे स्किन आने लग गई धीरे धीरे। फिर मेरी मम्मी ने वहां बात करी, अगर हम दवाई ले जाए और घर में जाके पट्टी वट्टी कर लें, क्योंकि हम्म, दूर आना होता है, हम्म, फिर इतना किराया लगता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद ये, फिर हम गए, दवाई ले गए, फिर मेरे हस्बैंड मेरी घर में ही ड्रेसिंग करते थे। बल्कि वहां से हम एक बार कर पाते थे, यहाँ हस्बैंड जैसे सुबह भी कर देंगे, फिर रात को भी सोते समय कर देंगे, तो जल्दी से रिकवरी सी होने लगी। और फिर मैंने, फिर धीरे धीरे धीरे, आप विश्वास नहीं करते, 2 ढाई साल में शायद मैं उठ के चलने लग गई। फिर मुझे ऐसी उम्मीद हुई कि मैं अब सही हो सकती हूँ। फिर मैंने अपने दिल को बना लिया, अब तो मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना। फिर मैं धीरे धीरे, फिर मैं अपने बच्चे के काम खुद करती थी, हालांकि मेरा एक हाथ काम नहीं करता था, ड्रेसिंग होती, पट्टी बंधी रहती, मैं एक हाथ से कहती मम्मी इसके सब काम मैं करूँ, मैं अपने बच्चे के सब काम छोटे मोटे अपने खुद ही करती थी, अपने काम खुद ही करने लगी थी। तो मैं चलने लगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे धीरे धीरे समझाया, फैमिली ने समझाया कि नहीं, आपको फेस करना है, आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में कुछ करना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसे ही रहना है, तो आप अंदर रहो। फिर जब मुझे उनकी
उनकी बात समझ आई तो मैंने अपने अंदर एक नई विमला को पैदा किया। मैंने कहा अब तो मुझे पढ़ना है आगे। फिर मैंने 2015-16 में मैंने थोड़ा जॉब के लिए अप्लाई किया, मतलब जैसे इधर उधर जाती थी, कहीं कहीं जॉब मिल जाए, कोई भी, क्योंकि जब ऐसा होता है ना किसी फैमिली में, तो ना जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत आ जाती है। आप सोच सकते हो कि अगर मैं पर डे एक ही छोड़ के जा रही हूँ और 5,000 रुपये दे रही हूँ, तो इतना हम कमा तो नहीं रहे ना। महीने में कितने 10,000 सैलरी मिलती थी, मेरे हस्बैंड को 12,000 मिलती, और उसमें इतना खर्च करना कैसे करा होगा ये वो ही जान सकते हैं। हालांकि उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मैंने ऐसा किया है, या और ना आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे शो किया है कि मैंने तेरे लिए इतना किया है। मतलब कि फिर उसके बाद जब ऐसा हो गया, मैंने हर जगह जाई, मैंने कहा कहीं मुझे जॉब मिल जाए, पर कोई, जैसे मधु जी ने बताया कि क्या कहते हैं, हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं ना, सबसे पहले हमारा फेस देखते हैं। आज तो मैं बहुत सही हो गई हूँ, पर उस समय मेरा ये जुड़ गया था, थोड़ा ज्वाइंट था, तो मेरी सर्जरी हो गई है। तो मतलब कि मुंह देखते ही कि हम आपको मतलब कुछ पूछेंगे नहीं, देखते आपको कल कॉल करते हैं या बाद में बताते हैं, मतलब ऐसे करके मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने कहा कैसे होगा, क्योंकि बच्चा भी स्कूल जाने लगा था, और इस बीच ना मैं मतलब होते ना जब दुख आता है ना, तो सहारा देने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। ये बात सच है। भगवान अगर आपको दुख दे रहा है ना, दुख भी भगवान उसी को देता है जो जो सहन सहन कर कर। सकता है। तो इस बीच मेरे मेरे बच्चे को स्कूल में 1 साल, मतलब कि छोटा ही था, तो घर में मैं मतलब संभाल नहीं पाती थी, तो उन्होंने बोला आप इसको प्ले स्कूल में डाल दो। उन्होंने मेरे से 1 साल तक कोई फीस नहीं ली, फ्री मेरे बच्चे को पढ़ाया। फिर उसके बाद 2017 में मुझे किसी से पता लगा कि एक सिरोज, मतलब कि जो एसिड सर्वाइवर्स की मदद करता है, वो भी है, मतलब कि मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने किसी न किसी तरह इनका नंबर लिया, फिर मैं यहाँ गई। यहाँ जाके जब ऐसा होता है ना, जब हम अपने जैसे सबको देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप कभी, आप लोग भी जैसे फील करते हो कि हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, हम घर में सोएंगे, मैं बहुत बीमार हूँ यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे ना, मैं तो बहुत अच्छी हूँ यार, ये देखो मेरे कैसे ये कैसे। कितनी तबीयत तो ये खराब। होता है। मैं घर से जाती थी ना, 2 दिन जाने से, तो मम्मी मुझे पकड़ेगी, ये उठाएगी, मतलब कि चल आराम से चल। मैं खुद चलती थी, धीरे धीरे चलने लग जाती थी कि यार नहीं मम्मी दर्द हो रहा है। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर घुसूंगी ना, ड्रेसिंग कराने की लाइन लगी है ना हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो होता ही ऐसे, लाइन लगी है लंबी सी, नंबर पीछे लगा रहे हैं आपने। तो जब उनकी ड्रेसिंग से मैं कहती यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं चल के तो आ रही हूँ, है ना, और इनकी हालत देखो। फिर उस समय फील होता है नहीं मैं ठीक हूँ यार, मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने आगे बढ़ा। तो मैं जब सिरोज में गई तो वहां देखा इन सबको। मैंने कहा यार एक हमारे सिरोज में है लड़की, उसका नाम प्रीति है शायद, मधु जी क्या नाम है उसका, जिसको दिखता नहीं है, क्या नाम है प्रीति, प्रीति का है ओ, क्या नाम है? रानी जी है। एक रानी जी को नहीं दिखता है, नीतू 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 सॉरी नीतू है, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये लड़कियां इतना कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैं जब रितु से सबसे फर्स्ट टाइम मैं रितु से और आसिफ भैया से मिली थी, तो इन्होंने, थोड़ा होता है ना इंसान को क्या कहते हैं, अंधेरे दिया तले अंधेरा, क्या कहते हैं, मुझे तो मुहावरा याद नहीं आ रहा। मैं भी बहुत बुरी इनकी हूँ, तो थोड़ी मैं हेल्प नहीं कर बॉन्डिंग हो सकती। जाती है ना, तो उम्मीद जगने लग जाती है कि नहीं अब कुछ होगा। आप विश्वास ही करोगे, मैं इनसे मिलने भी ना करवा चौथ वाले दिन गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती थी, मेरे टाइम पे बहुत छुट्टी मार ली थी। तो उस दिन करवा चौथ था, तो मैंने इनसे बोला चलो, इन्होंने बोला नहीं आपका फास्ट है, आप रहने दो सुबह शाम तक। अरे मैंने कहा नहीं चलो आज ही चलो। आप हम सुबह से भूखे प्यासे हम गए हैं। तो मैंने वहाँ मिली इनसे, बात बात करी, फिर हम 3:30-4 बजे घर आए, फिर मैंने पूजा वूजा करी। तो मतलब कि मैंने, मुझे दिल को तसल्ली है, अब उम्मीद जाग गई है कि आप कुछ हो सकता है, क्योंकि हमें सहारा देने वाला कोई नहीं था। देखो हर चीज अपनी अपनी जगह, हर चीज की जरूरत होती है ना, जहाँ मदद की, वैसे मदद हो जहाँ फाइनेंशियली हो तो वो भी जरूरी है, और वैसे सहारा देना भी जरूरी है। तो वहां गई, इन लोगों से बात बात करी, तो भैया ने कहा नहीं ठीक है, आप हमसे जुड़ गए हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे, मैं वहां फिर इन्होंने फिर नोएडा शिफ्ट कर लिया था, फिर मैं नोएडा जाने लगी, सबसे मिलने लगी, अच्छा लगने लगा। फिर वहां गई, फिर मेरी
भैया से बात हुई, फिर उन्होंने बोला आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं सर मैं भैया ट्यूशन थी पहले, तो अटैक के बाद मेरे को 7-8 साल हो गए, मैंने छोड़ दिया। तो कहने के अच्छा फिर क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा भैया अब तो मैं मुश्किल है, अब देखो ऐसी सिचुएशन है, ब्यूटिशियन में तो ब्यूटी पहले देखी जाती है, तो मेरा तो ये हाल है। कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो आप दोबारा शुरू कर सकते हो। हम्म। मैंने कहा अच्छा। तो फिर इन्होंने मुझे दोबारा से उन्होंने बोला कि आपको 8-9 साल हो गए, तो आप ऐसा करो एक बार सही। बेसिक दोबारा करो, हम्म। जो कि आपका कई बार ऐसा होता है ज्यादा टाइम पे, ऐसे तो इंसान ये चीजें भूलता नहीं है, पर ये है कि स्पीड आपकी सही हो अपडेट हो जाएगी। मैंने जाएगी। कहा ठीक है, फिर उन्होंने मुझे दोबारा ये कोर्स कराया, फिर मैंने 1 साल का 2019 में मेरा कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने 1 साल का कोर्स फिर करा। फिर अब ऐसा लगता है कि अब तो बस मंजिल पास ही है, बस सहारे की जरूरत है, थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, पर लोग हमें करते ही हैं, तो जरूर होगा ऐसा। और अब तो मेरा एक बेटा और है, तो 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा, दूसरे एक बेटे बड़ा की क्या बेटा मेरा उम्र है? 14 साल का हो जाएगा। 14 साल। जी। बड़ा बेटा 14 साल का और छोटा वाला? नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, 14 में लग जाएगा, मतलब अच्छा। छोटा बेटा मेरा 8 साल का है। और आपके पति का नाम क्या है? हम उन दोनों को बहुत गिरधर सिंह। गिरधर सिंह। हम उन दोनों को बहुत, अनिल जी और गिरधर जी को बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट, और हम सबकी तरफ से कि उन्होंने सही करा जो जी करना चाहिए हर इंसान को। सपोर्ट अपने पार्टनर को, एक कमिटमेंट होती है, इंसानियत होती है, हर चीज़ जो होती है उन्होंने वो मतलब जितने आप हकदारी हैं हिम्मत के, वो पीछे के सपोर्ट सिस्टम भी उतने ही हकदारी हैं। इन लोगों ने साबित कर दिया 7 फेरों का मतलब। बिल्कुल। इतना अच्छा लग रहा है ना बिमला जी आपसे भी बात करके कि मतलब मैं बस मेक श्योर करना चाहती हूँ कि जो भी सुन रहे हैं उनको इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे। मतलब आप दोनों से हम इतना कुछ सीख सकते हैं, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने 1 घंटे में इतना कुछ सीखा है आपसे कि कितनी भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप लोगों ने वहाँ मतलब जो उस बात को आज आई थिंक मधु जी को तो पूरे 23 साल हो गए हैं, वो बात भी याद करते हुए इतनी इमोशनल फील करना, तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा, और वो आज कहाँ खड़ी हो गई हैं। तो हम लोगों को तो हिम्मत दिखाना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए आप लोगों से। मतलब आप हमको एक बात बताएं, जब ये सब हुआ, जब लोगों ने साथ नहीं दिया, जैसे मधु बिमला जी आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, मधु जी की फैमिली में नहीं किया, पर वो जॉब वाला सीन चला कि जॉब नहीं दे रहे थे लोग, बहुत बातें करते हैं लोग, ये हर जगह की बात है, ये ऐसा नहीं है इंडिया में ही होता है, ये बाहर भी होता है। लोग बातें बनाते हैं, कमेंट करते हैं, दूसरे को जज करते हैं, चाहे किसी भी चीज हो। तो उससे अपनी शारीरिक तो एक बात हो गई, मानसिक अलग बात हुई। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि शारीरिक वाली बात तो चल ठीक भी हो जाएगी, जो भी है एक्सेप्ट किया। वो मेंटल टॉर्चर, जैसे ट्रॉमा जिसे शब्द कहते हैं, कि एक दिमाग पे इम्पैक्ट हो जाना। जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि जैसे आप रिक्शा में बैठी थी बिमला जी, तो जब भी आप उस मोमेंट में होते होंगे या वो जो एरिया था वहां से निकलते होंगे, या मधु जी भी कभी कोई किसी की कहानी सुनना कि वो लड़का जैसे आज भी आई थिंक जो लक्ष्मी जी की स्टोरी है वो भी इसी सेम मधु जी की ही स्टोरी जैसे है कि लड़का पीछे था, मना करा, बट वो तो हमने देखा ही है जो भी था मूवी में। बट वो एक हमें एक परमानेंट इम्पैक्ट करता होगा ब्रेन पे। मतलब आज भी वो डर होंगे ना कहीं अंदर। आप उसके बारे में, आप दोनों में से कोई भी कुछ कहना चाहते हैं? जी। जैसे आपने बोला कि मैं जैसे रिक्शा से आ रही थी, मुझे काफी समय तक ना मुझे डर रहता था, और मैं अपने हस्बैंड से कहती हाँ इस रास्ते मत जाओ, क्योंकि वो जो रास्ता था ना वो हमारे नजदीक घर का नजदीक रास्ता था। तो ये कहते क्यों, मैंने कहा मैं उनसे कह नहीं पाती थी कि मुझे डर लगता है, पर जब भी वो मुझे अधिकतर बाइक में दूसरे रास्ते रहे, तो मैं उनको ना पकड़ के उनको टाइट पकड़ लेती थी और ऐसे आगे पीछे देखती थी, जितने भी
मेरे आगे से लोग निकल के मैं उनको देखती थी पर डरती थी। ये चीज वो महसूस करते थे कि मैं डर रही हूँ, हम्म, पर वो मुझे कुछ बोलते नहीं थे। फिर मैंने उनको हार के एक दिन बोल दिया कि ना मुझे ना अभी भी डर लगता है। मैं आप विश्वास नहीं, तो मैं आज भी रिक्शे में बैठने से डरती हूँ। तो फिर ये मुझे कहने लगे क्या कहते हैं, नहीं क्यों ऐसे थोड़ी कोई कुछ कर देगा, मैं साथ में हूँ ना। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे घुमा के ले चलो, तो ये कहते नहीं ये मुझे उसी रास्ते ले जाओ। कहते नहीं इसी रास्ते जाएंगे हम जब जाएंगे। फिर धीरे 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 डर धीरे का अब आज सामना। वो मतलब डर हट गया हमारे दिल से ना, दिमाग से ऑटोमेटिकली सब हो जाते हैं। इसको इससे बाहर निकालने में ना सबसे बड़ा फैमिली का सहारा हो ना, तो इंसान जल्दी रिकवर करता करता है। है। अगर हमारी फैमिली का सहारा नहीं है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है बाहर। पर आज भी जैसे मधु जी बता रहे थे कि आज भी जब कोई एसिड अटैक का केस सुनने में आता है, जैसे कोविड में भी सुनने में आया, तो वो पीछे ले जाता होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि जब किसी के ऊपर अटैक होता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो अटैक हमारे ऊपर ही हो रहा फिर है। से। क्योंकि वो पहला वाला सीन जो पिछला जो वर्तमान है हमारा, वो गुजर चुका है। वो सीन हमें अभी भी हमारी आंखों में छा जाते हैं, क्योंकि वो हादसा ही इतना भयानक होता है ना, जो कि वो फिर पुरानी कहानी हमें याद दिला देता है। तो डर तो मुझे पहले भी लगता था, मुझे अपना डर नहीं लगता था जितना मेरे अपनी फैमिली का डर लगता था। क्योंकि मैं ये सोचती थी कहीं ऐसा ना हो कि अभी मेरे ऊपर डाला है ऐसे, कहीं मेरे भाई के ऊपर ना डाल दे, मेरी और ज्यादा रंजिश नहीं निकाल दे। जब तक वो लड़का यहाँ आगरा के अंदर रहा, तब हम्म, तक तो मेरे दिल में दिमाग में हमेशा वही भरा रहता था, कहीं ऐसा ना हो कि इधर से आ जाए उधर से आ जाए, या मेरे घर वालों को दिक्कत दे, या कुछ भी। क्योंकि वो थोड़ा दबंग टाइप में था, तो तो आज मुझे भी डर सा लगा रहता था। आप जो दोनों पे जिन्होंने एसिड फेंका, वो कस्टडी में है। नहीं, मेरा तो उसका तो अब पता नहीं है। वो 2-3 साल रहा मेरे यहाँ आगरा के अंदर ही, फिर उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गया, और क्योंकि वो आगरा ही छोड़ दिया उसने। पर और बिमला जी आपका। मेरे केस में तो पता ही नहीं लगा कि मेरे पास से डाला किसने है। मैंने केस भी चला था एक्चुअली, मैंने बोला ना मेरी शादी को 3 साल हुए थे, 2 साल का मेरा बच्चा था। कोई तो मैं जब कोई आई थी, तो फिर जैसे मुझे जैसे मेरे मदर है मेरी, और जो हमारे पड़ोसी हैं, तो वो बोलते थे कि जिस रिक्शे में मैं जा आई थी ना, मैं क्योंकि मैं हमेशा हस्बैंड के साथ ही आती थी, हस्बैंड के साथ ही जाती थी। हम्म, उस दिन ऐसा हुआ इनको काम था तो ये लेट हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती, क्योंकि मेरा बच्चा घर में अकेला हम्म, था। मदर इन लॉ नन के वहां जा रही थी, तो और घर में कोई था नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं पहुंच जाती हूँ टाइम से। तो मेरा बच्चा ट्रैक पे रहता था, तो मैंने कहा उसको ले लूंगी और चली जाऊंगी। तो मैं गई, तो उसी रिक्शे में जो रिक्शे में मैं बैठी हूँ, वही रिक्शा हमारे मतलब की कॉलोनी का ही था। और उस रिक्शे में जो लड़की आना जाना करती थी, वो एक हमारे उधर जैसे इलेक्शन में खड़ी हुई थी लेडी, उसकी बहन लगती। तो अब लोग बोलते हैं कि उसके धोखे में आपके ऊपर डाल, क्योंकि मैं जब आई हूँ बस से उतर के, मैंने किसी रिक्शे वाले से पूछा नहीं है, मैं सीधा उसी रिक्शे में जाके, और टाइम भी उसका और मेरा सेम था। जिस और दिन तो मैं जल्दी आ जाती थी, 5:30 बजे आ जाती थी, पर उस दिन मैं लेट हो गई थी। होली का टाइम था, मैंने बताया हम्म, ना आपको, इस हम्म। चक्कर में मैं लेट हो गई थी, तो मैं आगे सीधा उसी रिक्शे में बैठी हूँ और मैं घर पहुंच गई। तो तो तब उनको तो फिर किसी मैं, पे सवाल नहीं था, किसी पे डाउट नहीं था जिसको पकड़ सके। मुझे किसी पे मैंने बोला ना, मैं ज- कभी मेरा किसी से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। मेरी फैमिली इतनी सीधी है यहाँ ससुराल में। आप इस मतलब कि हमारे घर में 3 भाई है, मेरे हस्बैंड हम्म, 3 भाई है। किसी से कभी इनका कोई पड़ोस में कौन रहता है इन लोगों को ये भी नहीं पता, कोई मतलब नहीं है, बहुत सीधे लोग हैं। तो इसलिए मैं किसी पे डाउट भी नहीं कर सकती, और मेरा भी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ मेरा। कि मैं किसी पे डाउट करूं। और मैं ऐसे किसी को कैसे नाम ले लूं किसी के जब मुझे किसी पे डाउट नहीं है। तो फिर जब लोगों ने ऐसे बताया, हमने कंप्लेंट भी करी है, तो पुलिस भी हमसे ही पूछती थी। एक्चुअली उनको डाउट था कि हमने शादी करी है ऐसे, तो मेरी ससुराल वालों ने तो नहीं करा, हम्म। मायके वालों ने तो नहीं करा। फिर हमें परेशान करना हस्बैंड को। फिर मैंने ही परेशान होकर बोला कि आप क्लोज
क्लोज था। आपको मिलेगा नहीं और मैं किसी का नाम ले नहीं सकती। और फैमिली टॉर्चर और हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। मतलब वो डर नहीं रहता कि वो, मतलब जैसे आपके केस में तो आपको नहीं पता, पर मधु जी के केस में कि वो बाहर घूम रहा था इतने साल, आज भी है, पता नहीं कहाँ है, किस पे और डाला होगा, वो वाली मधु जी फीलिंग। अब जब उसने मेरे ऊपर एसिड डाला तो मैं सोचती हूँ कि हो सकता है उसने किसी और के ऊपर भी डाला होगा। ऐसा का कोई भरोसा थोड़ी ना रहता है ऐसे क्या इंसान का पता जो डाला ना हो, अपनी बीवी को रहे। पीटता हो। बस ऐसे मेंटली जो होते हैं ना, गलत तो गलत ही वो है। उनका पता नहीं रहता कब क्या कर दे। जिसका दिमाग ही सही नहीं है तो उसका तो क्या भरोसा कर ही नहीं सकते रहता। हैं। अगर उसका मेंटली सही हो तो फिर मेरे ऊपर ही नहीं डालता है एसिड तो। नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे इंसान को ठीक। कोई भरोसा नहीं रहता। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प, जैसे कहते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम तो था ही, देखो आपके हस्बैंड्स का, पर उसके अलावा आप लोग क्या करते हो कि अगर कोई इंसान हिम्मत जुटाना चाहे, जो आप अपने शीरोज में जो नई लड़कियां आती हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, क्या आप कुछ चीजें बोलना चाहेंगी जो आप लोगों को सबसे हेल्प करी? जैसे होती है ना कुछ चीजें, किसी को डांस हेल्प करता है, किसी को ड्राइंग हेल्प करती है, तो आप लोगों की लाइफ में ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दी? मैं तो ये सोचती हूँ कभी भी अपने से ऊपर वाले को कभी नहीं देखना चाहिए। जब भी देखो तो अपने से नीचे वालों को देखो। जब अपने से नीचे वालों को देखोगे ना तो और ज्यादा हिम्मत मिलेगी। ये सोचेंगे कि अगर हम से नीचे तो देखो ये हमसे अच्छी तरह से जी सकते हैं तो हम तो इनसे अच्छे हैं थोड़ा, तो हम तब भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जब भी देखो तो अपने से नीचे को देखो। कभी ये मत देखो कि हम क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रहा है। अगर हम किसी सुंदर लड़की को देखेंगे या किसी पैसे वाले को देखेंगे, तो अगर हम किसी पैसे वाले को देखेंगे तो ये सोचेंगे अगर इसके पास गाड़ी है, बंगला है, तो हमारे बस तो की हमारे नहीं। पास भी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है, ना कि कोई गलत काम करना चाहिए जैसे कि चोरी उचक्की। ये सब कभी नहीं करना चाहिए। तो कभी भी देखो, लेकिन इस नजरिए से देखिए, देखना चाहिए बड़े लोगों को जो कि हमें मेहनत से मिले। ये नहीं कि थोड़े गलत काम से मिले हैं। करके मिलेगी। और अगर अगर हमें देखना है तो सबसे नीचे वालों को देखो, जब वो खुशी रह सकते हैं, जब इतने संघर्ष करने के बाद भी वो खुश है, तो तो हम हम क्यों भी नहीं है जैसे, खुश। बिल्कुल बिल्कुल जब सही भी देखो बोला। तो वो अपने आप से नीचे को देखो बस। और यही इसमें आप करते तो नीचे बोलना अपने चाह आप रहे को हैं, शक्ति मिलती खाली पैसे वाला नीचे नहीं, पर जिसकी हालत हमसे ज्यादा वो हो, जो जैसे आपने बताया कि अस्पताल में है। एडमिट हैं, आप वो बोलना चाह रहे हैं। मैं ऑडियंस को एक बार बताना चाहूंगी कि वो मधु जी इस मामले में वैसे बताना चाह रहे हैं। एंड बिमला जी, आपकी तरफ से कोई इनपुट? मैं ये कहती हूँ जैसे कोई है हम उसको समझा सकते हैं ना, हम मतलब कि उसको सहारा दे सकते हैं। अगर हम खड़े हो सकते हैं तो आप भी खड़े हो सकते खड़े हो सकते हैं। हैं, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और हम उसको समझा सकते हैं, पर उसको तो आगे बढ़ना उसी को है। बढ़ना है। जब वो हिम्मत करेगा तभी कुछ होगा। अगर वो हिम्मत नहीं करेगा तो समझाने वाला कितना ही समझाए कोई फर्क नहीं थैंक यू सो पड़ता। तो मच। इसलिए देखो हर किसी को किसी पे भी हो सकता है, जैसे मेरे को हुआ है, हो सकता है जो लेडी दूसरी हम थी पे हो उसके ऊपर हो सकता जाए। है। पर ये हादसा है, किसी के साथ भी हो भी हो सकता है। सकता है। जो मेरे नसीब में होगा ये हो गया, हादसा समझ के मैंने हादसा समझ लिया। पर जब तक मैंने अपने माइंड को सेट नहीं करा कि नहीं मुझे बढ़ना है, मैं जब उनकी बातों को सुनती थी, समझती थी, जब मैंने अपने दिल में ठानी कि मुझे कुछ करना है, आगे मुझे सही होना है, तभी बस मैं सही रही। अगर मैं नहीं सोचती, चाहते नहीं तो उनकी नहीं बातों करते। को समझती, तो शायद नहीं हो पाता, आगे खड़ी नहीं हो पाती। तो पहले अपना माइंड सेट करना पड़ता है एकदम। बिल्कुल। आई होप हमारी मेरा ऑडियंस ने, हाँ मेरा जी। मेरा कहना ये है कि जैसे कि अटैक के बाद पेट खराब हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि सोचते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो गया तो हमें हिम्मत हार जाती है। हम तो मेरा कहना ये कि जब सुंदर सुंदर जो लड़की
लड़के आए उनको उनका सहारा कोई नहीं है, वो उनको कोई समझता नहीं है, वो भी घर से बेघर हो जाती है। उन्हें जब शादी होती है, जब भी घर वाले कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम तो हमारा फेस खराब है, तो हमें तो और हिम्मत हार जाते हैं ना। तो हमें तो ये सोच के और हिम्मत मिलनी चाहिए, जब उनका नहीं हो सकता तो हमारा क्या होगा। हमारा तो फेस खराब है, तो हिम्मत तो कभी किसी भी हालत में कभी नहीं हार। तो लाइफ आप पे कुछ भी करे, लाइफ हमको किसी भी सिचुएशन में डाले, अस्पताल हो, पतला मोटा, राइट लेफ्ट, कुछ भी हो, हमें अपनी हिम्मत और अपना सपोर्ट तो खुद ही बनना है। मैं इसके जरिए एक लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ जी, जरूर। करनी चाहिए, चाहे कोई छोटी सी तकलीफ है ना। देखो जिंदगी तो चलती रहेगी, ना किसी के बिना रुकती है, ना किसी के आने से रुकती है, वो तो चलनी ही चलनी है। पर अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, कुछ भी मदद छोटा करनी सा हादसा है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते, हॉस्पिटल तक तो छोड़ ही सकते, किसी की जरूरत पड़ जाएगी आपकी एक थोड़ी सी मदद, और कोई अपने मेंटली डिस्टर्ब है या कुछ है, हमारा फर्ज है उसे समझाने का। मैंने आपको बताया, जब तक वो हिम्मत नहीं करेगा कुछ नहीं हो सकता। ये पॉइंट लाने के लिए बिमला जी थैंक यू सो मच, क्योंकि जब आप लोग स्टोरी बता रहे थे तो मुझे बस यही था कि काश उस वक्त किसी ने मदद कर। हम कितनी खबरें सुनते हैं, हम लोग कितना देखते हैं कि वो मदद करने वाले नहीं आते हैं सड़क पे, कि तुम ना फंस जाओ। बहुत वजहें होती हैं उनकी अपनी, पर जो भी है वो वजह गलत है, क्योंकि उस वक्त जो दर्द में है उसी की वजह ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसे मदद चाहिए तो मदद देनी है, मतलब चाहे आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मतलब चाहे कितने भी बिजी हो। तो थैंक यू सो मच, आप ये पॉइंट चाहिए तो आपने सोचा बहुत बड़ा काम कर बहुत उनको शायद पता भी नहीं होगा कि मैं जिंदा हूँ, मैं बच गई नहीं। कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है एक्चुअली उनकी कांटेक्ट नंबर मैंने उनको दिया, उस वक्त, तो कुछ नहीं पता चलता। किसी इवेंट में जाती हूँ, मैं उसके जरिए मेरा कभी मैसेज पहुंच गई, तो मैं चाहती हूँ उससे मिलना, वो जहाँ मैं जाऊंगी उस रास्ते में बड़ी, क्योंकि ये जीवन मेरा उनकी देन है। तो थैंक यू पहले तो आप सबको, और हम मधु जी और बिमला जी सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे किसी को देखें, किसी इंसिडेंट में आप फंसे हुए देखें, तो उन्हें मदद कीजिए, क्योंकि आपकी 5 मिनट किसी की लाइफ बदल सकते हैं। तो मधु जी एंड बिमला जी थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतनी हिम्मत दिखाई, आप लोग ने इतना हिम्मत दिखा के जो आज आपने शेयर की है अपनी स्टोरी हम लोगों के साथ, हम लोगों को मैसेज दिया, हम लोगों को सीख दी है, थैंक यू सो मच उसके लिए बहुत ज़्यादा। हमारी ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगी कि मैं नीचे एक आई विल पुट अ लिंक, if you guys want to donate, if you guys want to help Shiros and every acid attack survivor, I will put a link in the comment section, and you can actually contribute as per your wish, irrespective of which country and location you are in. There have been so many acid attacks happening all across the world that they need your support, they need the help. Each surgery costs around 2 lakh rupees, and that is somewhere around in 20,000 euros. So each surgery for one person, and there are I think 8 to 10 surgeries happening for each acid attack survivor, and there are many across the world, and I'm pretty sure there are platforms such as Shiros in each country where you can help out. The video to the link to the video will be there in the comments. I'm so sorry, I am a little emotional. The video will be on our website and on our YouTube handle and also on our Facebook. Please share so that this message of helping people out, their stories, their inspiration is shared with many. And if these guys have so much mental resilience, they fought through so much in their life, and they are there, so why cannot we need to learn and get inspired from people like Madhu ji and Bimla ji. Thank you so much Madhu ji and Bimla ji, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए
Thank you so much. थैंक यू।